राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हम आज चर्चा करेंगे किस प्रकार से राजनीति एक नई मोड़ लेती चली जा रही है। एक बगल लोक जनशक्ति पार्टी में आपस में विवाद, वही केंद्र की सरकार के खिलाफ कांग्रेस से अलग हटकर विपक्षियों द्वारा एक नए मंच का निर्माण और अकेला पड़ा कांग्रेस पार्टी। इन सभी बातों को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, वहीं 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में नेताओं के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में एक नए ढंग से चुनाव कराने की रूपरेखा पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर सकारात्मक ढंग से सभी ने अपने अपने विचार प्रधानमंत्री के समक्ष रखा तो इसके सुखद परिणाम भी सामने नजर आएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिर से एक बार पंजाब और गुजरात में सक्रिय होने लगे हैं। दिल्ली की राजनीति से अलग गुजरात और पंजाब में वो आगामी चुनाव में हिस्सेदारी करने की रूपरेखा पर काम करना शुरू कर दिया है। एक बगल कोरोना महामारी, उससे परेशान हिंदुस्तानी और राज्य के मतदाता और राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता के लिए मचा यह घमासान कई प्रकार का संदेश दे रहा है कि राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति ही सबसे बड़ी चीज़ है, जबकि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। सत्तारूढ़ दल की अपनी समस्या है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विपक्ष जिसका यह काम होता है जो वो मुद्दे को उठाए, जनता की समस्याओं को सत्तारूढ़ दल के सामने लाए और सत्तारूढ़ दल के साथ बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और आम लोगों को राहत प्रदान कराए, उस दिशा में काम न कर सिर्फ सत्ता के लिए बैठक करना, योजना बनाना, हिंदुस्तानियों के इस महामारी काल कोरोना में जो उनके दिलों पर, उनके शरीरों पर एक घाव उभर पड़ा है, उस पर नमक छिड़कने जैसा ही काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सदैव से हम यह प्रयास करते रहे हैं कि हम राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करें, राजनीतिक दलों का ध्यान आकृष्ट करें, सत्तारूढ़ दल को सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करें, साथ ही यह प्रयास किया जाए कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम के पथ पर
आगे बढ़े और अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का वह काम करे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में प्रारंभ से इसी प्रकार के मुद्दों को आपके सामने लाकर उसे चर्चा में लाया जाता रहा और उस पर बहस होती रही। चाहे वह किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन की आड़ में फैलाई गई अराजकता का मसला हो या की गई कार्रवाई का मुद्दा हो, सभी बातों को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने देश के सामने, कानून के सामने में, राजनेताओं के सामने में, सत्तारूढ़ दल के सामने में पूरी ईमानदारी से लाने का प्रयास किया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर के सिद्धांत पर चलते हुए सत्यमेव जयते की बात ही करता रहा और इसके बड़े ही सुखद परिणाम भी समय समय पर निकलकर सामने आते रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि किस प्रकार से एसीपी बनाए गए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों के समय करावल नगर के एसएचओ रहे एसीपी संजीव कुमार को फिर से इंस्पेक्टर बना दिया गया है। एसीपी संजीव कुमार उस समय करावल नगर के एसएचओ थे जब दंगा भड़की थी और हेडक्वार्टर के रिपोर्ट पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुहर लगा दी और गृह मंत्रालय द्वारा हरी झंडी के बाद एसीपी संजीव कुमार को फिर से एसएचओ बना दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है क्योंकि एक इंस्पेक्टर को जब प्रमोशन देकर एसीपी बनाया जाता है तो बड़े ही गौरव की बात होती है। जिस प्रकार एक कांस्टेबल को उसके अच्छे कार्यों के कारण जब प्रमोशन देकर हवलदार बनाया जाता और एक हवलदार को उसके अच्छे कार्यों के कारण जब उसे एएसआई बनाया जाता है और जब एक एएसआई को उसके अच्छे काम करने के कारण एसआई बनाया जाता है और जब एक एसआई को अच्छे कार्य करने के कारण जब इंस्पेक्टर बनाया जाता है तो उस समय उससे जो गौरव की अनुभूति होती है इसकी कल्पना अगर आप करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से जब आपको सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर सम्मानित किया जाता है तो आपका मन कितना खुश हो उठता है। उसी प्रकार जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिन्हें सेवा के लिए जनता की खून पसीने की कमाई से एकत्र किए गए टैक्स से वेतन इसलिए दिया जाता है कि वे कानून की रक्षा करेंगे, वे संविधान की रक्षा करवाएंगे और विधि व्यवस्था को बनाए रखने का वो काम करेंगे। लेकिन जब उनके समय में इस तरीके की कोई अप्रिय वारदात हो जाए और वे अपने पद के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें प्रमोशन मिलने के बाद भी डिमोशन का यह दिन देखना पड़ता है जो एसीपी संजीव कुमार को देखना पड़ा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज इस बात पर गंभीरता से चर्चा करेंगे क्योंकि यह छोटी
बात नहीं है। यह सवाल एक एसीपी को इंस्पेक्टर बनाने का नहीं है। यह बात संविधान और कानून से जुड़े हुए आम जनमानस से है और उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए एक संदेश है जो संविधान और कानून का उल्लंघन करते हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो अपराध कर्मियों को संरक्षित करने का काम करते हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना सभी राष्ट्रीय मीडिया का नैतिक जिम्मेवारी बनता है। इसे स्थानीय मीडिया, इसे वेब मीडिया, उसे इंटरनेट मीडिया और उसे सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए कि अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, अगर आप कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो भले ही आपको प्रमोशन दे दिया गया हो, लेकिन जब यह बात सामने आएगी तो उसी कानून के तहत आपसे वह प्रमोशन आता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो सत्ता के लिए राजनेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर के आम मतदाताओं को मत का अधिकार मिले, वो अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके, मुख्यमंत्री के चुनाव का माहौल तैयार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री 24 तारीख को विपक्षी दलों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे थे किस प्रकार से पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। साथ ही हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र के नेता शरद पवार विपक्षियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस को उन्होंने शामिल नहीं किया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, सबसे ज्यादा सत्ता में रही पार्टी कांग्रेस आज अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। लेकिन कांग्रेस है, इसे भूलना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सुखद परिणाम लेकर नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें आज भी
गांव-गांव तक फैली हुई है। और जिस भी प्रदेश में सत्तारूढ़ दल द्वारा जनता के हित में, उस राज्य के हित में अच्छे काम नहीं किए जाते तो लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि इससे बेहतर तो कांग्रेस का शासन था। जब कोरोना काल में दिल्ली में भी जब स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी तो लोगों के जुबान पर यह चर्चा आने लगा था और चर्चा होने लगी थी कि इससे बेहतर तो कांग्रेस थी। इसका साफ अर्थ होता है कि कांग्रेस अभी भी आम लोगों के दिलों में बसती है। अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जनता के हित में, राज्य के हित में काम नहीं करेगा तो जनता किसी भी समय कांग्रेस को सत्ता सौंप सकती है और वह एक चमत्कार का रूप ले सकता है, क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन जनता इस बात को कभी नहीं बर्दाश्त करती कि उसे जीवन और मौत के लिए संघर्ष करना पड़े। और उसे इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब जनता के हित की बात को छोड़कर राजनीतिक दल वोट के लिए, सत्ता के लिए तमाम हथकंडे तो अपनाते हैं लेकिन जनता के हित की बात नहीं उठाते हैं। चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वह विपक्ष हो, अगर जनता को यह लगता है कि सत्तारूढ़ दल या विपक्ष दोनों जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही तो तीसरे दल का उदय रातों रात हो जाता है और इसके एक नहीं कई परिणाम है और जिसे यह देश जानता है। चाहे असम में युवाओं द्वारा बनाया गया असम गण परिषद हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बनी सरकार, यह सभी सरकारें जनता के आक्रोश का परिणाम है और यह सत्तारूढ़ दल को संदेश देने का काम किया है। अगर इसके बावजूद भी सत्तारूढ़ दल जनता की शक्ति को नजरअंदाज करने का प्रयास करती है तो इसका क्या परिणाम होगा वह सत्तारूढ़ दल को समझना चाहिए और इस पर चिंतन करने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान की जनता राष्ट्रभक्त है। वो सबसे पहले तिरंगा को सम्मान देती है और तिरंगा के नीचे ही किसी भी राजनीतिक दल के झंडे को स्वीकार करती है। अगर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर अपने दल के ध्वज को लहराने का प्रयास किया जाएगा तो इस देश की जनता उस दल को वहां पहुंचा देती है जहां से वह अपने दल के झंडे को लेकर सिर्फ गांव के मुखिया का चुनाव ही जीत सकता, वह किसी प्रदेश में सरकार बनाने के लायक भी नहीं रह पाता है। देश की बागडोर संभालने की बात तो बहुत दूर की है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि आज इस देश की जनता काफी परेशान हो चुकी है। एक बगल बढ़ती बेरोजगारी और दूसरी बगल बढ़ती महंगाई।
देश की जनता इस बात को जान और समझ रही है कि कौन राष्ट्र हित में काम कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए आवाज उठा रहा है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन परिश्रम कर रहा है। उसके रास्ते में कौन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कौन रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है, कौन उसे विकास की ओर आगे नहीं बढ़ने दे रहा, यह बात जनता अच्छी तरीके से समझती है। यह हिंदुस्तान की जनता है, यह कब किस दल को आसमान में पहुंचा दे और कब किस दल को धरती पे लाके पटक दे, जो संसद के अंदर या प्रदेश के विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता के लायक भी न रहे, यह बात सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से टीकाकरण का ये अभियान शुरू किया गया है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों ने भी इसमें सहयोग दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले में अभी बिहार देश में 21वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के मामले में पूरे देश में 3रे स्थान पर। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसका अच्छा परिणाम भी सामने आने लगा है। बिहार में कोरोना जांच और टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन और निर्णयों का तेजी से पालन पर राज्य सरकार जोर देती रही है। हम लोग प्रचार में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करते हैं। कोरोना से लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण या 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का हो, हम लोगों ने इसके लिए तेजी से काम किया है। केंद्र सरकार ने जब कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए राज्य सरकार को अपने पैसे से टीका उपलब्ध करवाना होगा, इसको लेकर हम लोगों ने 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को लेकर 1000 करोड़ रुपए तत्काल आवंटित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र है कि उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी मुफ्त टीकाकरण की अब घोषणा कर दी है। राज्य में अब तक 18 से 44 वर्ष के 38,10,826 लोगों को कोरोना के पहले डोज का टीका तथा 57,549 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार मुफ्त में टीका सभी के लिए उपलब्ध करवा रही है। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराएंगे। ये काम हम लोगों को हर हाल में पूरा करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1411 करोड़ रुपए लागत की 21 विभागों के 169 भवनों का उद्घाटन तथा 725.22 करोड़ रुपए लागत की 12 विभागों के 73 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी मंत्रीगण व अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। भवन निर्माण विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन कराया है। कार्यक्रम की शुरुआत में इसके संबंध विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण विभाग का बजट पहले नाम मात्र का था, अब बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ भवनों का निर्माण करवाना नहीं बल्कि उसकी मेंटेनेंस करना भी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि आज दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है उसके लिए हमने बहुत पहले सोचा था। दिल्ली में पहले से ही 2 भवन, बिहार भवन और बिहार निवास बनाए गए हैं। इन दोनों भवनों से जरूरत पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि बिहार से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए तीसरे भवन बिहार सदन का निर्माण कराया गया।
उन्होंने कहा कि पहले से बने 2 भवनों का विस्तार भी किया जाएगा। अब बिहार सदन का निर्माण होने से बिहार के लोगों को दिल्ली में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, उन्हें काफी सुविधा होगी। पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से पहले प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए ताकि कोरोना से बचाव के इंतजाम पुख्ता हो जाए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आयोजित कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने के पहले ही हम अपनी अधिकांश पात्र जनता को वैक्सीन लगा दें। ये जिंदगी को सुरक्षित रखने का अभियान है। वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से चलाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमें डोज उपलब्ध करवाए। मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको, प्रदेश की जनता को, हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को, जनप्रतिनिधियों को, धर्म गुरुगणों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीनेशन और वैक्सीन सर्टिफिकेट में जिंदगी है, जिंदगी के डोज लगा रहे हैं, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। मैंने जनता से भी यही अपील की थी कि सबसे बड़े पुण्य का काम इस समय यही है कि हम कोविड की तीसरी लहर से लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर लें। हम लोग अभी तक जो आंकड़े कोविड पोर्टल पे आए हैं 16,95,000 552 है, ऐसा कुछ 592। हमने 10 लाख का लक्ष्य लिया था, तब डरते डरते लिया पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब कोई लक्ष्य तय किया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए रोड मैप बनाया जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए घनघोर परिश्रम किया जाता है और अंतरात्मा से जब हम अभियान से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर चमत्कार होता है। 91 दिनों बाद देश में कोरोना के 50,000 से भी कम मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,640 नए केस तो वहीं 1,167 लोगों की हुई मौत। 23 जून को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर आगे की रणनीति पर हो सकती है विस्तार से चर्चा। 21 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 85.16 लाख देशवासियों का हुआ टीकाकरण। पीएम मोदी ने बड़े रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण को हर्षित करने वाला कार्य करार दिया। चुनाव से पहले यूपी और पंजाब के राजनीतिक गलियारों में तेज हुई हलचल। प्रदेशों के मुख्यमंत्री इन दिनों खूब कर रहे हैं सियासी बैठक। कई राज्यों में मानसून की दस्तक के बाद बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश के आसार और दिल्ली में मानसून का कुछ दिन और रहेगा इंतजार। एक दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 28 पैसे प्रति लीटर बढ़कर पेट्रोल 97.50 रुपए प्रति लीटर हुआ, तो वहीं डीजल में भी 26 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमत 88.23 रुपए प्रति लीटर हुई। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 483 अंकों की उछाल के साथ पहली बार हुआ 53,000 के पार। हालांकि बाद में बाजार ने गंवा दी बढ़त। गैंग्स ऑफ वसेपुर के एक्टर विनीत कुमार ने अपनी अगली फिल्म सिया की शूटिंग की पूरी। सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की तस्वीरें। डेनमार्क फुटबॉल टीम के कैप्टन क्रिस्टन इरिक्सन को मैच के दौरान आया था दिल का दौरा। तबियत में पहले से काफी सुधार, अस्पताल से भी मिल गई छुट्टी।
न्यूजीलैंड के दवा नियामक मेडसेफ ने 15 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी। अब न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के बच्चे अपनी बारी आने पर टीका लगवाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।